हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। देखिए, आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो है आपका कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन। यानी कि हमने क्या करना है, साइक्लोएल्केन के अलग अलग कन्फर्मेशंस बताने हैं। बहुत आसान टॉपिक है। ओके, तो देखो, पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं। हम यहाँ पे जो साइक्लोएल्केन डिस्कस करेंगे ना, वो हम सिर्फ पेंटेन तक की बात करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे पेंटेन तक की, मतलब साइक्लोपेंटेन तक की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके बाद जो आपका साइक्लोहेक्सेन आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो हमने क्या एक सेपरेट लेक्चर पे डिस्कस किया है। वहां पर हमको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का केस भी लेना होता है कि अगर हमारे साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूशन लग गया, तो ये पहली पोजीशन में लग गया, दूसरी पोजीशन में लग गया, तीसरी पोजीशन में लग गया, तो हमारा क्या होगा, कंफर्मेशन कैसा होगा। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट लेक्चर था, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, साइक्लोहेक्सेन के रिस्पेक्ट में कंफर्मेशंस को। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कौन से साइक्लोएल्केन तक, साइक्लोपेंटेन तक के कंफर्मेशंस की बात करेंगे, जो कि बहुत इजी रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर। तो देखिए, हम स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक पकड़े हुए हैं, और आज का लेक्चर जो रहने वाला है वो लेक्चर नंबर 10th है। तो 10th लेक्चर का टॉपिक हो गया हमारा कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके, तो फर्स्टली देखो, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन में आपको मैंने समझा तो दिया, करना किया आपने अपने साइक्लोएल्केन के कहां तक के, साइक्लोपेंटेन तक के साइक्लोएल्केन के आपने कंफर्मेशंस बनाने हैं। अब आप पहले सोचिए, कंफर्मेशंस होते क्या है, किसको बनाना है, कंफर्मेशंस बनाने। तो कंफर्मेशन क्या हुआ, कंफर्मेशन को कुछ मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए, आपको पता है साइक्लोएल्केन बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, साइक्लोएल्केन। इट मींस यहाँ पे जो जितने भी नंबर के आपके कार्बन एटम होंगे, वो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। सिंपल सी बात है। और आपको पता है ना कि सिंगल बॉन्ड आसानी से फ्री रोटेशन करा देता। अगर आपके पास एक यहाँ ग्रुप है और ये दूसरे ग्रुप के थ्रू क्या एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो यहाँ पर कोई ये दो ग्रुप के बीच में क्या होगा, आसानी से फ्री रोटेशन हो सकता है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि इस ग्रुप में, ये जो मेरा पहला ग्रुप है, जिसे मैं ग्रुप ए कह देती हूँ, अगर इसमें मैं क्या है, इनके एटम जोड़ लूं कि ये ए ग्रुप पे मेरे कौन कौन से एटम है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है। और ये ग्रुप बी जो है, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन एटम जोड़ू, तो मैं बोलूं एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरे दो ग्रुप है, दो ग्रुप मतलब ये दो कार्बन एटम है, जो मिथाइल मिथाइल। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है एक सिंगल बॉन्ड क्या है, कभी भी फ्री रोटेशन करा सकता है, मतलब आसानी से रोटेट हो सकता है। जैसे आपको पता है, अगर आप एक पतली सी स्ट्रिक लेंगे, तो मतलब स्टिक लेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। अगर दो चार आ गई, या फिर बंच में आ गई, बंडल पे आ गई, तो आप उसको रोटेट कराना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, वो आसानी से रोटेट कर सकता है। तो अगर ये आसानी से रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पर को मैं इनको रोटेट करा के इनके ग्रुप को अरेंज कर सकती हूँ। कैसे? मैं अगर ये वाले बॉन्ड को एज इट इज रहने दूं, और मैंने बोला कि मैंने बी को रोटेट कराया, बी वाले बॉन्ड को रोटेट कराया, तो मेरे को क्या देखने को मिला कि ये वाला एच को मैंने रोटेट करा के ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, और इसको ऊपर कर दिया। तो देखो हुआ क्या, मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो यही होते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब कि अगर मैंने क्या है, कोई सिंगली बॉन्डेड वाले कंपाउंड में, जहां पर सिंगल बॉन्ड है, अगर यहाँ डबल आ जाता या फिर ट्रिपल आ जाता, तो मैं रोटेशन नहीं करा पाती। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो कहीं पर को भी क्या है, अगर फ्री रोटेशन आसानी से हो जा रहा है, जैसे आपने देखा साइक्लोएल्केन में, तो आसानी से हो जाएगा, सारे बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्डेड हैं। तो वहां पर को क्या है, आप उनको रोटेट कराने के बाद, देखो आप, मैंने इसको रोटेट कराया, कुछ ऐसे रोटेट कराया। तो देखो यहाँ पर मैं रोटेट करा के दिखाती हूँ, मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे रोटेट करा, ये वाले बॉन्ड को। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से जैसे बी को रोटेशन मिला, तो रोटेशन होके क्या है, ये कुछ ऐसे दिख गया। तो देखो, एक ही कंपाउंड के, ये भी कंपाउंड वही है, ये भी कंपाउंड वही है, सेम फॉर्मूला वगैरह है, बट रोटेशन के बाद मुझे एक अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। इतनी चीज क्लियर है? तो यही आपने बनाना है साइक्लोएल्केन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया कंफर्मेशंस क्या होता है? तो यही चीज। अब एक और चीज, हम कंफर्मेशन बना क्यों रहे, मैंने क्यों कहा कि मैं इसको ऐसे रोटेट करा रही हूँ, चाहे ये फ्री रोटेशन हो रहा है, बट मैं बिना मर्जी की, तो मतलब बिना कोई इच्छा के तो इसको रोटेट नहीं कराऊंगी। समझ में आ रहा? मैंने इसको रोटेट कराया, तो इसके पीछे एक रीजन होगा। रीजन क्या है, हम ये जो कंफर्मेशन बनाते हैं, वो स्टेबिलिटी की रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो देखिए, आपको इतना तो अभी तक पता है ना। देखो, इक्लिप्स और स्टैगर्ड कंडीशन तो आपको पता है, ये तो बहुत बेसिक है। तो देखो, होता क्या है, इक्लिप्स कंडीशन क्या होती है, जब सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे होते हैं। आप देखिए, इस ए और बी को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दूं, तो इनके ग्रुप एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर जाएंगे। जैसे ए के एच कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और बी का अगर मैं बोलूं कि मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, बी रख दिया, तो अगर ए के ऊपर ही क्या रख दिया, बी, जैसे ये है ना, इनके बीच का बॉन्ड हटाया, ए के ऊपर ही मैंने बी को प्लेस कर दिया, तो ये वाला जो ए का मतलब बी का एच है, ये ए के एच के ऊपर ऊपर आ जाएगा। ये बी का ये वाला एच ए के ये वाले एच के ऊपर आ जाएगा, और बी का ये वाला एच और इसके ऊपर आ जाएगा। इट मीन ये एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं।
सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। और यहाँ पर को बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ए बी का, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है। इसको स्टेबल करने के लिए आपने यहाँ पर फ्री रोटेशन कराया। फ्री रोटेशन के बाद आपको ऐसी इमेज देखने को मिली, और इस इमेज को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, समझ पा रहा है? अगर आप ए के ऊपर बी को रख दो या बी के ऊपर ए को रख दो, तो यहाँ पर आपके ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। इट मीन्स ये वाला जो कंडीशन होगी, यहाँ पर आपको रिपल्शन नहीं मिलेगा। अगर रिपल्शन ही नहीं होगी तो आपकी स्पीसीज क्या होगी, स्टेबल होगी। और अगर आपकी स्पीसीज स्टेबल है तो ये कंफर्मेशन भी आपका स्टेबल है। तो हम ये जो कंफर्म, पहले तो आप ये समझे कि कंफर्मेशंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने एक ही स्ट्रक्चर को रोटेट करा के, रोटेट भी कब कराएंगे, जब वहां एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि फ्री रोटेशन कराना पॉसिबल होगा। तो आपने रोटेशन करा के एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, तो इनको हम टर्म देते हैं कि ये दोनों कंफर्मेशंस है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कंफर्मेशन। ओके, अब ये कंफर्मेशन बनाने का रीजन समझ में आया, हम कंफर्मेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिपल्शन हो रहा है। जैसे आपने देखा इस स्ट्रक्चर में इक्लिप्स कंफर्मेशन था, तो इक्लिप्स कंफर्मेशन तो आपका अनस्टेबल रहता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री पे, ये तो हमने डिस्कस नहीं करना। तो ये आपको समझ में आया। तो इक्लिप्स को स्टैगर्ड में करने के लिए, यानी कि स्ट्रेन वाले कंपाउंड को अनस्ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेन फ्री बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ रोटेशन करा है। रोटेशन की वजह से हमें एक स्टेबल कंपाउंड तो मिला, और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये दोनों जो है ये हमारे कंफर्मेशंस है। इतनी चीज क्लियर है? तो यही हमने बनाना है साइक्लोएल्केन के लिए, समझ में आया? प्रोपेन के लिए, साइक्लोप्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए और पेंटेन के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि प्रोपेन से तो स्टार्ट होगा ना। मीथेन क्या होगा, एक ही कार्बन। अब एक ही कार्बन साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएगा, दो कार्बन साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे? अगर तीन होंगे तो साइक्लिक कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे छोटी साइक्लिक रिंग कब बनती है, जब आपके पास तीन कंपाउंड हो। तो तीन से तो साइक्लिक कंपाउंड, तो इसे आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, और हेक्सेन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कंफर्मेशंस क्या होता है और क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पर्टिकुलरली लेके चलती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लें, क्या बोल रहा है कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन आपने करने कैसे, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय अ कंफर्मेशन ऑफ अ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की कंफर्मेशन से आप समझते क्या है, ठीक है। तो ये बोल रहा है द डिफरेंट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी अडॉप्ट ड्यू टू अ रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है, आपको एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग शेप देखने को मिल रहे हैं। कब? जैसे आपने यहाँ देखा, इसका एक शेप ऐसा था, एक ऐसा, एक इक्लिप्स था, एक स्टैगर्ड था। कब मिला? जब आपने अपने मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्डेड में, फ्री सिंगल बॉन्ड में के थ्रू क्या कराया, फ्री रोटेशन कराया। इसी अलग अलग शेप के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे कंफर्मेशंस। इतनी चीज क्लियर आई? अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कंफर्मेशनल एनालिसिस। अब आपने क्या है यहाँ पर को कंफर्मेशनल एनालिसिस, आपको टॉपिक ऐसा भी लिखा होता है कि कंफर्मेशनल एनालिसिस बताना है, ठीक है। तो कंफर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, कंफर्मेशनल एनालिसिस मतलब स्टडी करना इसी चीज की। जब आप कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन की जब आप अलग अलग कंफर्मेशंस निकालेंगे, उन कंफर्मेशन को स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है कंफर्मेशनल एनालिसिस। ओके, तो कंफर्मेशनल एनालिसिस या फिर कंफर्मेशन बनाने से पहले मुझे आपको दो तीन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ लेने चाहिए, क्योंकि जब हम कंफर्मेशंस ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे ना, मतलब जब हम पर्टिकुलरली साइक्लोएल्केन्स के लिए हम लोग कंफर्मेशंस बनाएंगे, तो वही चीज आपको वहां पढ़नी होगी। तो वहां वो चीज पढ़ाने से बेटर है कि पहले मैं आपको वही समझा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है वो है बेयर स्ट्रिंग थ्योरी का। तो अब आपने जूनियर क्लासेस पे तो बेयर स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी है तो रिवीजन भी नहीं है, तो मैं आपको सब समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि बेयर स्ट्रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा तो नाम से पता चल रहा होगा, बेयर स्ट्रिंग थ्योरी मतलब आपके केमिस्ट जिनका नाम था बेयर, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, किससे रिलेटेड, स्ट्रेन से रिलेटेड। ओके, और पर्टिकुलरली स्ट्रेन बताऊं तो वो स्ट्रेन था आपका एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। देखो हुआ क्या, आपके एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एडोल्फ वॉन बेयर, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1885 में, जिसे आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो इस थ्योरी का मोटिव क्या था, फिर हम देखेंगे ये थ्योरी आपको क्या बताती थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस थ्योरी का मोटिव क्या था, ये थ्योरी आ क्यों रही थी, ठीक है। तो आपकी ये जो बेयर केमिस्ट थी, इन्होंने ये देखा, ये बोलते थे कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप की साइक्लोएल्केन होगी, जैसे आप देख लो 3 मेंबर वाला साइक्लोएल्केन है, 4
4 वाला है, 5 है, 6 है, इसके बाद हेप्ट यानी कि 7 ऑक्टो मतलब 8 वाले कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है। और अगर हमारे पास अलग अलग साइक्लोएल्केन है तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी की भी तो बात करेंगे कि कौन सा साइक्लोएल्केन हमारा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, तो ये चीज भी हमें पता करना है। तो आपके जो ये केमिस्ट थे बेयर, इन्होंने बोला कि मैं एक थ्योरी लेके आया हूँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो ये गिवन साइक्लोएल्केन है, इन साइक्लोएल्केन में से कौन सा साइक्लोएल्केन आपका स्टेबल है और कौन सा आपका अनस्टेबल है। ठीक है, आपको पता चल गया। आप ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने अपने साइक्लोएल्केन में ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा साइक्लोएल्केन स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। अब पता कैसे चलेगा, तो इनकी थ्योरी जो थी वो कॉन्सेप्ट लगाती थी एंगल स्ट्रेन का। ठीक है, तो पहले आप बताइए एंगल स्ट्रेन आपको पता है एंगल स्ट्रेन क्या होता है, तो पहले आप वो भी सुन लीजिए एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर को आपकी अलग अलग साइक्लोएल्केन की रिंग है, ओके, और अगर आप यहाँ पर को एंगल की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप का एंगल भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो आपकी ये ट्रायंगल वाले कंपाउंड में अगर आप कोई ट्रायंगल के लिए, कोई ट्रायगोनल कंपाउंड के लिए एंगल देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। और ऐसे कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर आपको यानी कि 4 मेंबर्ड के साइक्लिक कंपाउंड में आपको एंगल कितने का दिखता है, 90 का। 5 के केस में कितने का दिखता है, ये आता है आपका 108, 180 हो गया, इसे आप 108 कर लीजिएगा। ठीक है, 108 का आपका यहाँ पर एंगल होता है। ठीक है, और आपके हेक्सा में यानी कि अगर 6 मेंबर की साइक्लिक कंपाउंड होगी तो आपको एंगल कितने का दिखता है, 120 डिग्री का। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये तो आपके एंगल हो गया, तो एंगल स्ट्रेन क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन मतलब इन एंगल्स के थ्रू लगने वाला स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझे तो आप स्ट्रेन को रिपल्शन समझ सकते हैं। अब आप बताइए रिपल्शन क्या हुआ। अब देखो ये चीज तो आपको पता है ना, अगर किसी दो चीजों के बीच में, अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, अगर ये दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इट मींस ये दो बॉडी जो है ये आपकी अनस्टेबल बॉडी है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अट्रैक्ट करके क्या है, एक दूसरे के थ्रू बॉन्ड को क्लोज करेगी, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो आप इसे समझ सकते हैं, अगर दो चीज एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से भागना चाह रही है, इट मींस वहां पर जो बॉन्ड है वो एक टाइप का वीक बॉन्ड है। वहां पर को मतलब वहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स, अगर मैं इसे पूरा कॉम्प्लेक्स बोलूं, ये एक टाइप का अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पर को दो बॉडीज मेरी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, इट मींस यहाँ पर को आपका जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, स्टेबल है। तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब होती है अनस्टेबिलिटी। रिपल्शन की यहाँ पे बात कर रही है, यानी कि ऐसा रिपल्शन, ऐसा स्ट्रेन, ऐसा फोर्स जो एंगल के थ्रू लग रहा है, एंगल की वजह से लग रहा है, उससे आप बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो देखो अगर आप ऐसा समझ सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि कहीं भी किसी भी स्पीसीज में, आप साइक्लिक लो या फिर कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, अगर किसी कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा वहां पर उतनी अनस्टेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि एंगल स्ट्रेन मतलब एंगल के बीच में रिपल्शन। अगर यहाँ पर जितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा, ये स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल और स्टेबिलिटी का पता क्या है, हमें एंगल स्ट्रेन के थ्रू पता चल सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज पहले से पता है कि हम स्टेबिलिटी का पता एंगल स्ट्रेन के थ्रू लगा सकते हैं, तो आपके जो ये केमिस्ट हैं बेयर केमिस्ट, इन्होंने किया है एंगल स्ट्रेन को रिस्पेक्ट में लेते हुए इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। कैसे, इन्होंने बोला कि एंगल स्ट्रेन आपके उस साइक्लिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा जिसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन होगा फ्रॉम द रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ज्यादा डेविएशन होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है ना, यहाँ 3 कार्बन एटम है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 कार्बन एटम है। ठीक है, अगर आप इन कार्बन एटम के लिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इन सारे कार्बन एटम, चाहे आप इसके ले लो, इसके ले लो, इस कार्बन एटम की बात करो या यहाँ के कार्बन एटम की बात करो, यहाँ सारे के सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। ठीक है, अब क्यों है ये भी आपको पता है क्यों है, क्योंकि देखो आपको मैंने ये चीज पहले भी बोली थी कि अगर कोई भी कार्बन एटम क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 बोल दीजिए, अगर 3 बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल दीजिए, और अगर 2 बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp बोल दीजिए। तो यहाँ पर आपका कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यानी कि ये सारे कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, अब एक चीज बताइए, अब आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी है, VSEPR थ्योरी आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताती है। वो आपको क्या बोलती है कि अगर किसी कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कार्बन एटम ऑब्वियस सी बात है कौन सा बॉन्ड एंगल शो करेगा, 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल शो करेगा। मतलब VSEPR थ्योरी बोल रहे है कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एटम, अगर ये सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज है तो इन
सबका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 का। बट आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर आपके कार्बन एटम, ये सारे कार्बन एटम की तो बॉन्ड एंगल है, तो इन सब के बॉन्ड एंगल कितने, किसी के भी 109 है नहीं है, इसका 120 है, इसका 108 है, इसका 90 है, इसका 60 है। ओके, तो आपको क्या है, ये जो बेयर थ्योरी थी ये आपको ये बोलती थी कि अगर आपके किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में आपका जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल बॉन्ड एंगल से जितना ज्यादा अलग है, जितना ज्यादा उसमें डेविएशन आया है, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है, उसमें उतना ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। मतलब आपका आइडियल एंगल कितना होना चाहिए था 109, मतलब इसका भी 109 होना चाहिए था, यहाँ भी आपका एंगल 109 होना चाहिए था, यहाँ भी 109, यहाँ भी 109। तो देखो सबसे, अगर आप इस वाले साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे तो आपको क्या लग रहा, आपके साइक्लोपेंटेन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन कितना, सॉरी बॉन्ड एंगल कितना है 108, और आपका होना कितना चाहिए था 109। मतलब यहाँ पर को जो डेविएशन है, यहाँ पर जो चेंज है वो बहुत कम का आया, एक का ही तो है, होना चाहिए था 109 और आपका कितना है 108। मतलब एक्यूरेट अगर आप देखेंगे तो बराबर ही है। तो इट मींस यहाँ पर को तो जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था उतना ही बॉन्ड एंगल है। इट मींस यहाँ पर को बॉन्ड एंगल के में क्या है, कोई भी स्ट्रेन नहीं है, बॉन्ड एंगल आपका स्टेबल है, यानी कि यहाँ पर को क्या है, एंगल स्ट्रेन की वैल्यू आपकी क्या है, बहुत कम है। और अगर यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम है तो ये स्पीसीज आपकी क्या होगी, स्टेबल होगी। ये किसने बताया था, बेयर ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला जहां पर जितना ज्यादा डेविएशन, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ आपका आइडियल होना चाहिए था 109, बट कितना है 120। अब यहाँ डिफरेंस तो है बट कितने का है, 11 का डिफरेंस है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, आपका एक टाइप का स्ट्रेन तो लगता है बट इतना ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं लगता। मतलब ये स्पीसीज भी आपकी क्या है, अनस्टेबल ही है, बट उतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं है जितनी ये है। कैसे है, आप देखिए इसका बॉन्ड एंगल कितना है 60, बट होना कितना चाहिए था 109। तो देखो 60 और 109 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर को बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से आपकी बेयर थ्योरी ने ये बोला कि अगर आप ये 3 मेंबर वाली रिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको एंगल मिल रहा है 60 डिग्री का, बट एक्चुअल में होना चाहिए था 109। तो 109 और 60 में तो बहुत डिफरेंस है भाई, हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते इसमें। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये बेचारे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मिल रहा है 60, मिलना चाहिए था 109। जैसे यहाँ मिल रहा है आपका 180, मिलना चाहिए था 109। तो एक का तो चलो अप्रॉक्स मान लेंगे, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से ये वाले एंगल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करते हैं। स्ट्रेन क्रिएट करने की वजह से ये वाली जो स्पीसीज है इसे आप अनस्टेबल अनस्टेबल कहते हैं। तो यही चीज आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताई। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं ऐसा बोला, इन्होंने बोला कि जिस साइक्लोएल्कीन में जितना ज्यादा डेविएशन आएगा रेगुलर ज्योमेट्री से, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी कि 109 डिग्री से जितना ज्यादा डेविएशन आएगा एंगल में, वहां उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि जहां पर एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा, वहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबिलिटी। तो पहला स्टेटमेंट आपको पहले से पता था, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। और आपकी बेयर थ्योरी ने ये बता दिया था कि एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहां होगा। उन्होंने बोला जिस एंगल में, जिसका एंगल क्या है सबसे ज्यादा डेविएट होगा, सबसे ज्यादा अलग होगा आइडियल एंगल से 109 से, वहां पर उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होगी। समझ में आया। तो इसी अकॉर्डिंग क्या है, आपकी बेयर थ्योरी ने ये बोला कि जो आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग है ये आपकी, इसका नॉर्मल एंगल 108 है और होना कितना चाहिए था 109 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाली रिंग जो है वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग है, और ये वाली रिंग यानी कि ये जो प्रोपेन वाली आपकी रिंग है साइक्लोप्रोपेन वाली, ये आपकी सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ये चीज कितने प्रूफ की थी, बेयर थ्योरी ने। ओके, बट हुआ क्या, बेयर थ्योरी तो आप यहाँ पर समझ गए, बट बेयर थ्योरी बाद में फेल हो गई थी। ये थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं बैठी थी। अब ये कैसे बैठ नहीं बैठी थी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो। बट क्या हुआ लेटर, क्या है बाद में ये थ्योरी क्या होगी थी, फेल होगी थी, क्योंकि हमें ये पता चला कि साइक्लोएल्केन एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन ये क्या है, प्लेनर कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये क्या है, अपने आप में चेंजेस लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, यहाँ जो कार्बन एटम है, ये सारे कार्बन एटम क्या है, सिंगल बॉन्डेड के थ्रू अटैच है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये दोनों अटैच है, ये कार्बन एटम, तो यहाँ पर कोई फ्री रोटेशन कर सकते हैं। फ्री रोटेशन होने की वजह से क्या है, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ताकि इनके बीच में जो एंगल स्ट्रेन है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये एक थ्योरी थी, इसको आपने एक्सप्लेन करना। और ये दूसरी चीज मुझे आपको जो समझानी है, बाद में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया था जो हमें साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता था, वो था हीट ऑफ कंबशन डाटा। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन डाटा मतलब हीट ऑफ कंबशन आपको कैसे बताता है कि आपके साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। तो आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि कहीं पर अगर किसी भी कंपाउंड के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होती है, वहां पर उसकी जितनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होती है वो कंपाउंड उतना
ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि हायर एनर्जी मीन्स कंपाउंड आपका अनस्टेबल है। ओके, तो यही चीज इसी के थ्रू क्या है, ये चीज भी प्रिडिक्ट कर दी गई थी कि आपका जो साइक्लोएल्केन है वो आपके स्टेबल है या नहीं। कैसे, हीट ऑफ कंबशन, मतलब अगर किसी साइक्लोएल्केन के लिए हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो कंपाउंड, वो साइक्लोएल्केन आपका क्या होगा, अनस्टेबल कंसीडर किया जाएगा। और किसी साइक्लोएल्केन के लिए हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या है, लो है, तो वो साइक्लोएल्केन क्या आपका स्टेबल कंसीडर कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, यहाँ पर क्या है, आपके पास एक पूरा डाटा होता है हीट ऑफ कंबशन के लिए फॉर अलग अलग साइक्लोएल्केन, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, अगर आप मतलब हीट ऑफ कंबशन डाटा को चेक करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि साइक्लोप्रोपेन का में क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, और स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। आपको वहां क्या पता चलेगा, आप वो डाटा के थ्रू देखेंगे तो आपको पता चलेगा साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है, और आपको पता है साइक्लोप्रोपेन में क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि लीस्ट स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। वाइल फॉर साइक्लोहेक्सेन, इनमें क्या होता है, सबसे कम एंगल स्ट्रेन होता है, और इनके लिए हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू भी क्या होती है, सबसे कम होती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल साइक्लोएल्केन कंसीडर किए जाते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे, तो ये आपने आप समझा। अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन पे, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं, अब हम कंफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपसे पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे कंफर्मेशन ऑफ स्मॉल रिंग, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, यानी कि साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो साइक्लोप्रोपेन के कंफर्मेशन में क्या होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखो साइक्लोप्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन एटम रहते हैं हमारे पास साइक्लोप्रोपेन के अंदर, वो भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एन प्रोपेन आर सेम, और ऐसा तो है नहीं कि एक बॉन्ड लेंथ बड़ी है दूसरी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना एक कार्बन कार्बन की डिस्टेंस होगी उतनी ही दूसरे कार्बन कार्बन की डिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से हमें ये ऐसा लगता है जब ये तीन कार्बन एटम आपस में लिंक करते हुए एक इक्वल डिस्टेंस में अरेंज रहते हैं, ये हमको कुछ ऐसे अपेयर होते हैं जैसे ये एक जैसे ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ठीक है, बराबर बराबर एंगल वाले ट्रायंगल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन दिस ज्योमेट्री द डेविएशन फ्रॉम अ रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल इज मैक्सिमम, ये चीज हमने आगे पढ़ी, ये चीज हमने आगे पढ़ी क्या, कि हमारे क्या होता है, तो वहां हमने भी क्या पढ़ा था, हमने यही चीज पढ़ी थी ना कि हमारे क्या होता है, ये वाली जो रिंग होती है, जो हमारी साइक्लोप्रोपेन की रिंग होती है, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लगता है, आपको पता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का एंगल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो वही चीज बोल रहा है, अगर आप यहाँ अपना एंगल देखेंगे कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री, बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए, यहाँ पर सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109। अब आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ऊपर जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वहां से आए, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाले जो आपकी साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, यहाँ पर को बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो ये बोल रहा है इनफैक्ट द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एन साइक्लोप्रोपेन आर बेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। तो और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आप अपने, ये देखो ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे जब अपने आप को अरेंज करते हैं और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है, क्योंकि उसे क्या एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल तो बनाना है, एक कार्बन यहाँ है, दूसरे को आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ होना होगा, तीसरे को ऑब्वियस सी बात है यहाँ होना होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है और इनकी बॉन्ड डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ये कुछ ऐसे अपेयर होते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो आपका बेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये देखो बेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर को बना रहा है, जिसे वी शेप बोलते हैं, तो बेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर को बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, और हमें ये लगता है कि इस कार्बन एटम में जो हाइड्रोजन एटम है वो इक्लिप्स पोजीशन में प्रेजेंट है। लगता क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि आपकी जो साइक्लोप्रोपेन है वहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इक्लिप्स प्रेजेंट है, इक्लिप्स पोजीशन में प्रेजेंट है, जैसे आपकी इमेज में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर हमारा एक कार्बन एटम
दूसरा यहाँ पर को कार्बन एटम, तीसरा यहाँ पर, तो ये देखो इनके बीच का ये बॉन्ड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम देखो, अगर आप इस कार्बन एटम की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस कार्बन एटम की बात करेंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दूसरे को देखो, ये इसके सामने वाले का भी, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्लिप्स पोजीशन में है, ये दोनों एक दूसरे के इक्लिप्स पोजीशन में है, यहाँ भी इसके यहाँ भी एक बॉन्ड होगा, मतलब ये यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसके नीचे भी होगा, वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करे होंगे, जिसकी वजह से आपके CH मतलब आपके कार्बन और हाइड्रोजन में, मतलब आपके सारे कार्बन एटम के हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इक्लिप्स है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, और स्ट्रेन की वजह से देखो, स्ट्रेन की वजह से कंफर्मेशन चेंज होता है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या है, फ्री रोटेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन करा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक, समझ में आ रहा, यहाँ पर को क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन, देखो हम बोलते हैं स्ट्रेन लगने की वजह से हमारे कंफर्मेशन चेंज होते हैं, ताकि आपका जो कंपाउंड है वो ज्यादा अच्छे फॉर्म में चले जाए। जैसे आपके साइक्लोहेक्सेन के लिए कितने ज्यादा कंफर्मेशन पड़ते हैं, चेयर कंफर्मेशन, बोर्ड कंफर्मेशन, हाफ चेयर, हाफ बोर्ड, ये सारे पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग कंफर्मेशन में तो जा रहा है, बट रहेगा किस कंफर्मेशन में, जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही चीज है, यहाँ भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग कंफर्मेशन में जाएगा और अपने आप को स्टेबल करेगा, लेकिन एक्सेस स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्री रोटेशन भी प्रिवेंट हो जाती है, फ्री रोटेशन क्या होती है, रुक जाती है, तो यही चीज लिखा है। एंड द CC बॉन्ड रोटेशन, जो आपका CC बॉन्ड रोटेशन है, रिलाइव दिस स्ट्रेन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ अ रिंग, तो यहाँ पर को क्या है, फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी रिंग क्या है, बहुत रिजिड हो जाती है, वो फर्दर रोटेट नहीं कर पाती, हेंस साइक्लोप्रोपेन इज कंसिडरेबली हेंस क्या होता है, जो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग है उससे आप एक स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जो कि क्या है, कभी भी साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक रिंग ओपनिंग चेन में, रिंग ओपन चेन में। हो जाएंगे, अंशुली हो गया, बोल नहीं रहे क्या, कहाँ बात ही कहाँ थी फिर उसने, तो आप तो लड़ाई कर रही हो, अभी रुको। हेंस क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग है वहां पर को क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, जिसकी वजह से ये कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व करती है, तो ये क्या है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या है, बहुत अच्छी रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर सकती है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां इसकी रिंग की ओपनिंग हो रही होगी, वही तो होती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। आप क्या है, साइक्लिक कंपाउंड को असाइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, और वो कब किस मॉलिक्यूल में ज्यादा अच्छी होगी, जहां पर आपकी रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, वो रिंग स्टेबल ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पर एक्सेस ऑफ स्ट्रेन है। तो यही होता है आपका साइक्लोप्रोपेन का कंफर्मेशन। आपने जस्ट इसकी मतलब इसके फीचर्स बताने हैं कि कैसे आपके यहाँ पर को एटम्स अरेंज है, यही तो हुआ आपका कंफर्मेशन। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर आपका कार्बन एटम कैसे अप्रोच कर रहा है, देखो ये सारे के सारे ग्रुप्स कैसे अटैच हैं, यही चीज यहाँ पर को दिखाई गई, यही स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है। तो वही समझ में आया, तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन की बात हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन के केस में क्या होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इन साइक्लोब्यूटेन द रिंग एडॉप्ट्स अ पकर एंड द विंग शेप्ड कन्फर्मेशन। तो साइक्लोब्यूटेन के केस में जो आपकी साइक्लोब्यूटेन रिंग है, ये कैसा शेप अडॉप्ट करती है, पकर शेप, या फिर आप बोल सकते हैं विंग शेप कन्फर्मेशन को ये अडॉप्ट करती है, ठीक है। कैसे करती है, तो ये देखो ये बोल रहा है थ्रू द डिस्टॉर्शन फ्रॉम अ प्लेनर स्ट्रक्चर रिड्यूस द टॉर्शनल स्ट्रेन। एक्चुअल में क्या देखा था, साइक्लोप्रोपेन रिंग में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, एक्सेस ऑफ स्ट्रेन होने की वजह से क्या है, ये अपने आप को कंफर्मेशन चेंज करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर कोई स्ट्रेन है, ये अब अपने आप को स्ट्रेन फ्री करना चाहेगी, पहले ये अनस्टेबल थी, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। स्टेबल कैसे करेगी, अपने एटम्स को, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को आसानी से रोटेट करके दूसरे शेप में ला सकती है, एक ऐसे शेप में ला सकती है जहां पर उसको स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और वो शेप कौन सा है, वो है आपका पकर शेप, जिसे आप विंग शेप कंफर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज आपकी लिखी है, थ्रू द डिस्टॉर्शन फ्रॉम द प्लेनर स्ट्रक्चर रिड्यूस द टॉर्शनल स्ट्रेन।
यानी कि इक्लिप्स टॉर्शनल स्ट्रेन आपको पता है ना, टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब जब आपका जैसे एक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसी के ऊपर अगर आप उस मतलब एक एटम यहाँ है, एक एटम इसमें आपके ग्रुप ऐसे हैं, इसमें भी ग्रुप ऐसे हैं, अगर आपने इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया तो यहाँ जो ग्रुप है ये इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे आप बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके, तो आपका जो पहले जो आपका साइक्लोब्यूटेन था, जो आप बोल रहे थे कि वो पहले नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर में था, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या वहां पर को एक्सेस ऑफ स्ट्रेन होने की वजह से, एक्सेस ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से वो क्या करेगा, वहां पर को क्या करेगा, एंगल को क्या कर मतलब अपने आप के स्ट्रक्चर में क्या करेगा, रोटेशन लाएगा। रोटेशन में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो पकड़ शेप यानी कि विंग शेप कंफर्मेशन में चेंज हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं अ बैलेंस बिटवीन द टू स्ट्रक when the ring pucker is about a 34 डिग्री, मतलब आपकी जो दो कंफर्मेशन है, आप जस्ट यहाँ पे देखो ये वाला कंफर्मेशन तो आपका साइक्लोप्रोपेन का है, ठीक है, ये सॉरी साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। आपने क्या बोला, इसमें क्या है, आपके जो ये एटम्स है, देखो यहाँ पर एक ग्रुप है, इसी के पीछे दूसरा ग्रुप है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसे आप बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके, तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन को इसने रिड्यूस कराने के लिए क्या किया, इस टॉर्शनल स्ट्रेन को रिड्यूस कराने के लिए यहाँ पर को थोड़ा रोटेशन हुआ, रोटेशन की वजह से आप यहाँ पर को देख सकते हैं, आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, पकड़ शेप कंफर्मेशन देखने को मिला साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। जहां पर को क्या होगा, आपका जो स्ट्रेन होगा वो थोड़ा क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और इसी कंफर्मेशन और हाँ, और यहाँ पर जो चेंज आ रहा है ना आपके प्लेनर स्ट्रक्चर से, जहां पर एक्सेस ऑफ स्ट्रेन था, और आपके पकड़ शेप स्ट्रक्चर में वो आपका 34 डिग्री का चेंजेस आता है, ठीक है, समझ में ना, 34 डिग्री का एंगल स्ट्रेन रिड्यूस होता है, ठीक है। और ये बोल रहे द प्लेनर फॉर्म ऑफ द साइक्लोब्यूटेन वेयर द ऑल द बॉन्ड आर इन इक्लिप्स आर जस्ट a 4.1 kcl per mole more than the energy than the पकड़ कंफर्मेशन, मतलब अगर आप अपने क्या है साइक्लोब्यूटेन का यानी कि वो प्लेनर साइक्लोब्यूटेन को देखेंगे जहां पर आपका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत कम था, और वहां पर को बॉन्ड स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन या फिर टॉर्सनल स्ट्रेन बोलो, वो बहुत ज्यादा था, अगर आप उस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू देखने को जाएंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.4 kcl मोर, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अ पकड़ कंफर्मेशन। तो हमने क्या बोला था, जिस स्ट्रक्चर की जिस कंफर्मेशन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो वही चीज बोल रहा है कि जब आप प्लेनर कंपाउंड ले रहे थे, प्लेनर साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे थे, वहां पर कोई इक्लिप्स कंफर्मेशन होने की वजह से, इक्लिप्स बॉन्ड होने की वजह से वहां पर एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा था, कितनी थी, 1.4 kcl पर मोल, किसके रिस्पेक्ट में, आपके दूसरे कंफर्मेशन यानी कि पकड़ शेप के कंपेयर में। इतनी चीज क्लियर है, तो यही जस्ट आपने कंफर्मेशन एक्सप्लेन करना है फॉर अ साइक्लोब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के केस में क्या होता है, तो देखिए ये बोल रहा है साइक्लोपेंटेन के कंफर्मेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बोल रहा है अनलाइक व्हाट वाज प्रेडिक्टेड बाय अ बेयर, cyclopentane is not entirely strain free even though it is a planar conformation of a CCC bond angle of a close to 109। ओके, तो होता क्या है, ये बोल रहा है कि जैसे आपने बेयर के केस में भी मैंने आपको पढ़ाया कि साइक्लोपेंटेन के केस में क्या होता है, वो साइक्लोपेंटेन में क्या होता है, स्ट्रेन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है और बाकी साइक्लो एल्केन्स के कंपेयर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप एंगल देखते हैं बॉन्ड एंगल, वो आपको 108 का मिलता है, जो कि किसके क्लोजर है, आपके आइडियल बॉन्ड एंगल 109 के क्लोजर है। ओके, अब ये बोल रहा है स्टिल हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग में, ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो इंटायरली स्ट्रेन फ्री है, ये यहाँ पर आपका स्ट्रेन कम है कंपेयर टू अदर साइक्लो एल्कीन रिंग, बट ये जो साइक्लोप्रोपेन है ना, इसमें क्या है, स्टिल आपका क्या है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्ट्रेन फ्री नहीं होती, कि इंटायरली स्ट्रेन फ्री नहीं होती, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन होता है। उसी स्ट्रेन को हटाने के लिए क्या, आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग अगेन अपने में क्या होता है, सीसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कराती है, फ्री रोटेशन कराती है, और फ्री रोटेशन की वजह से क्या है, ये दूसरा शेप, जिसे यहाँ पे भी आप क्या है पकड़ शेप बोल रहे हैं, ये देखो इनिशियली आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग आपकी कुछ ऐसी थी, यहाँ पर बहुत कम एंगल है, मतलब बहुत कम बोल सकते हैं एंगल स्ट्रेन है, बहुत कम यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन है, बट फिर भी क्या है, ये इंटायरली फ्री नहीं है, इंटायरली टॉर्शन फ्री नहीं है, टॉर्शनल स्ट्रेन फ्री नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। अब ये अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल करने के लिए अगर ये फिर से रोटेशन, फ्री रोटेशन करवा सकती है तो वो कराएगी, तो इसने फर्दर फ्री रोटेशन कराया, फ्री रोटेशन के बाद ये अगेन पकड़ शेप में आ गई, तो देखो पकड़ शेप भी जैसे बोल सकते हो, और ये बोर्ड शेप में भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इस पकड़ शेप में आने की वजह से, बोर्ड शेप में आने की वजह से यहाँ पर कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन यानी कि दो एडजेसेंट एटम के बीच में कोई भी स्ट्रेन, कोई भी रिपल्शन नहीं है, तो यही कंफर्मेशन आपने किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, साइक्लोपेंटेन के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो थ्योरी में भी वही चीज लिखी है, तो देखो तो आपने कंफर्मेशन में बस यही बातें बतानी है कि आपके साइक्लोएल्केन में कैसा कैसा कंफर्मेशन होता है। तो ये जो साइक्लोएल्केन है ना, आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो बस आपने 4 लाइन लिखनी होती है, इनका कंफर्मेशन दिखा देना होता है, हो जाता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन थोड़ा
काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1,3 सब्स्टिट्यूशन के लिए बताओ, 1,2 सब्स्टिट्यूशन साइक्लोएल्किन के हेक्सेन के रिस्पेक्ट में बताओ कंफर्मेशन क्या होगा। तो वो तो मैंने आपको सेपरेटली बताया, बट इसके केस में इतना ज्यादा हम नहीं देखते क्योंकि यहाँ पर को क्या है, एंगल स्ट्रेन वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और कैसे यहाँ पर कंफर्मेशन होता है। ज्यादा कंफर्मेशन कंफर्मेटेड स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलते, यही मिलता है आपका पका शेप यहाँ भी मिला, यही मिला आपको, ठीक है। तो थ्योरी मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगी, होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।